अब ये इंसुलिन और क्या करता है, ये इंसुलिन ग्लूकागॉन को सीक्रेट नहीं होने देता। ये जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन इंसुलिन के सीक्रेट नहीं हो सकता, और ग्लूकागॉन यदि सीक्रेट नहीं हुआ तो फिर ये जो ग्लूकागॉन यदि सीक्रेट नहीं हुआ तो ग्लूकागॉन के जो काम करना है फैट को मोबिलाइज करने का, ये काम बंद पड़ जाता। इसलिए हमारे फैट शरीर में बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम रहना चाहिए। अभी ये बेसिक थियरी है कार्बो इंसुलिन कनेक्शन। अब ये जो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की थियरी हमारे लाइफ में हम कैसे लाएंगे जी? हमारे लाइफ में ऐसी लाएंगे कि हम जितना कम कार्बोहाइड्रेट और कम समय खाएंगे उतना कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए थियरी बैलेंस की है, संतुलन की थियरी है। क्योंकि कम खाएंगे बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमको लगते हैं, फैट्स भी हमको लगता है और प्रोटीन भी हमको लगती है। और यदि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए तो हमारा ब्रेन कम काम करेगा, प्रोटीन्स हमारे कम हो गए तो हमारे शरीर में मसल नहीं बिल्ड होगी, फैट्स हमारे शरीर में नहीं रहे तो फैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम दूसरे डिजीज के साथ लड़ नहीं सकेंगे। मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे शरीर में कम फैट्स थे, इसलिए कैंसर से लड़ने के लिए जितने फैट्स होने चाहिए उसमें नहीं थे, तो इसे मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। लेकिन एक बहुत दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो है ग्लूकागॉन के साथ साथ एक दूसरा हार्मोन रहता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है, ये आदमियों में, ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये मेल सेक्स हार्मोन जो है वो जितना ग्लूकागॉन फैट फाइटर है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन फैट फाइटर है। टेस्टोस्टेरॉन फैट फाइटर है। अब देखिए ये टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन उम्र के 14वें साल में चालू होता था बच्चों में। 14 साल में बच्चों में जब से ये टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन चालू हो जाता तब आप उनकी ग्रोथ देखिए लड़कों की। महिलाओं में ये हार्मोन सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और पुरुषों में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो टेस्टोस्टेरॉन है। ये टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ हार्मोन है, और ये 14वें साल में जब सीक्रेट होना चालू हो जाता तो फिर उसका पीक जाता ऊपर में 24 साल तक। 24 साल में वो हाईएस्ट पीक में रहेगा 30 साल तक, और 30 साल के उससे उसका डिक्लाइन चालू हो जाएगा, लेकिन वो आखिर तक मृत्यु तक के रहेगा, मृत्यु तक उसका सीक्रेशन होते रहता है। इसलिए आदमियों में एक 70 साल का आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन रहता है, लेकिन डिक्लाइनिंग है, ग्राफ डिक्लाइनिंग है। ग्राफ इतना स्ट्रेट लाइन का है कि टेस्टोस्टेरॉन का एस्टिमेट आप ब्लड में से निकालो और एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इतना स्ट्रेट ग्राफ है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एज, इट डिक्रीजेस बाय एज। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, हमारे शहरों में हम ऐसा देख रहे हैं कि यंग लोगों में टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन कम हो रहा है। यंग लोगों में, इसमें गफरुन्निसा नाम की महिला ने स्टडी किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में जिन लोगों ने स्टडी किया, ये सब राजू अकोलकर के पास में आपको मैं छोड़ने वाला हूं ये सब कागज कि तो उस पे जो स्टडी हुआ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस पर स्टडी किया। उन्होंने ये सब एस्टिमेट्स किए, इस पर दुनिया भर में स्टडी हुआ और वंडरफुल किताब निकला है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक द टेस्टोस्टेरॉन एडवांटेज। नाउ दिस बुक कंटेन्स ऑल द लेटेस्ट स्टडीज ऑन टेस्टोस्टेरॉन। Now, what is this testosterone? तो ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ हार्मोन है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरॉन का मैं आपको महत्व बोलता हूं। इस दुनिया में जितने भी अचीवमेंट्स हैं,
जो भी फील्ड में अचीवमेंट्स है, वो अचीवमेंट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज उम्र के 14 साल से लेकर के 30 साल तक के हैं। बाकी 30 साल के ऊपर के एक्सेप्शन है। कोई भी लीजिए, कोई भी फील्ड में लीजिए, ऑल इन एनी फील्ड, ऑल द अचीवमेंट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आर बिटवीन द एज ऑफ 14 and 50। अकबर जब बादशाह बना तब 14 साल का था, 14 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तब एम्परर हुआ। 14 साल से 30 साल तक अकबर ने इतना बड़ा मुगल साम्राज्य बनाया। 30 साल के बाद में मुगल साम्राज्य, अकबर का कोई कर्तृत्व नहीं है, फिर वो हाथी पर बैठकर अपना सवारी करना है, बाकी कुछ नहीं। शिवाजी महाराज ने पूरा स्वराज्य 14 से 28 तक के बनाया, 30 तक बनाया। 30 साल के बाद स्वराज्य में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन जो किया तब 28 साल के थे। एडम स्मिथ जब ल्यूकेशियन प्रोफेसर बने तो 28 साल के थे। मेंडल ने अपना टेबल बनाया तब 24 साल का था। डार्विन ने अपना थियरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई तब 28 साल के थे। उसको पब्लिश किया, वो डर के मारे, चर्च के डर के मारे उनको छुपके उसको रखना पड़ा, तो पब्लिश किया तब 65 साल के थे। लेकिन जब वो थियरी प्रपोज किया तब वो 27 साल के थे। कोई भी लीजिए, माधवराव जब पेशवा बने तब 18 साल के थे, 28 साल में टीबी से मरे। लेकिन 18 से 28 में मराठा तलवार वो अटक तक के अपने पाकिस्तान के बॉर्डर तक के की। तो इसलिए 14, अभी आप अपने 14 साल के जो बच्चे हैं, किसी ने इधर लाए नहीं गड़बड़ करेंगे करके, तो ये जो 14 साल के बच्चे हैं, समझना कि 14 साल के बच्चे इस देश का राज कर सकते हैं। क्यों? टेस्टोस्टेरॉन। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज द टेस्टोस्टेरॉन इज सर्जिंग हाई इन योर ब्लड। All mental and physical activity, intellectual activity is at the highest at that period. आज ही मैंने पढ़ा कि वो जो नोबेल लॉरिएट को जो नोबेल प्राइज मिला, उसका रिसर्च आज का नहीं है। उस जितने नोबेल प्राइजेस मिले, आप कोई भी नोबेल प्राइजेस, ये जो अपने है ना अमर्त्य सेन को जिन चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिला, वो उनका किताब उनके 30s में, उनके 20s का लिखा हुआ है। वो 60 साल के होने वाली बात नहीं है। यू फाइंड आउट एनी, देयर आर एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, बट एनी नोबेल लॉरिएट यू फाइंड आउट the work for which he got his Nobel Prize was a work which was made in his 20s. This is the importance of testosterone. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये कुछ तो भी गलत भ्रम में, ये फैट के भ्रम में है। हम लोग फैट को हमारा इतना दुश्मन समझ रहे हैं, ये घी को हमारा इतना दुश्मन समझ रहे हैं, हमारे तेल को इतना दुश्मन समझ रहे हैं कि हम लोग फैट खाते ही नहीं, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा है लोगों में। आज मॉडर्न सोसाइटी में टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा है लोगों में, या कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे खाने में फैट खाना बंद कर दिया। इसलिए दोस्तों, ये जो है ये होलिस्टिक फिनोमेनन है। आपको आपके खाने में 30% फैट होना ही, 1/3 ध्यान में रखिए। 33% फैट, 33% प्रोटीन, 33% कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपका बैलेंस फॉर्मूला रहना चाहिए। यदि आप अपने खाने में 33% फैट नहीं रखेंगे, so you will suffer on the count of testosterone. Testosterone will not be produced, and because testosterone is not produced, there is nobody to fight with the fat. Testosterone is a big fat fighter. आप अपने 14 साल के लड़के को देखिए, कितना खाता है वो, फिर भी मोटा नहीं होता ना, because testosterone is there. ये जो यंग लड़के हैं वो क्यों नहीं मोटे होते? इतना खाकर भी क्यों नहीं मोटे होते? इसके लिए क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरॉन है। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि टेस्टोस्टेरॉन इज अ फैट फाइटर, और हमको ये चाहिए कि ये टेस्टोस्टेरॉन हमारे शरीर में बने रहे। अब ये कैसे बनेगा? केवल फैट खाने से नहीं बनेगा। उसके लिए टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये कार्बोइंसुलिन के बाद में आता हूं कि वेट एक्सरसाइजेस जो है, वेट ट्रेनिंग,
हमारे हार्ट के लिए हमको एरोबिक एक्सरसाइजेस की जरूरत है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की एक्सरसाइज। हमारे मसल्स के लिए हमको वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये वेट ट्रेनिंग मसल बनाता है और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू रखता है। यदि शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो गया तो बोन इरोजन हो जाता है। अब इंसुलिन एक दूसरी गड़बड़ करता है। इंसुलिन क्या करता है? हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू ईस्ट्रोजन। अब ये हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन से देखो कितनी गड़बड़ हो रही है। सबसे क्रिमिनल तो इंसुलिन है। ये इंसुलिन हमारे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। उसमें भी बहुत बड़ी स्टडी वो किताब में आई है कि लोगों ने स्टडी किया कि जिनके इंसुलिन के लेवल्स हाई थे उनका टेस्टोस्टेरोन गॉट कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन, एंड व्हेन द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन राइज इन द ब्लड देन देयर इज बोन मैरो बोन इरोजन। महिलाओं में सबसे ज्यादा बोन इरोजन होता है, 35% बोन इरोजन महिलाओं में होता है, और सब लोगों में उम्र के 40 साल के बाद हर साल आधा % बोन इरोजन होता है। बोन इरोजन यानी हमारा शरीर जो है उसके अंदर बोन है। ये जो बोन है, ये जो बोन मास है वो आधा % हर साल कम होता, इरोड हो जाता, नष्ट हो जाता। तो ये ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए महिलाओं में वो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाने का कारण, कम ज्यादा हो जाने के कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां महिलाओं में ज्यादा है। उसका रिलेशन वो उसके कम ज्यादा होने से, वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अपन बाद में आएंगे। अब देखिए ये बोन मैरो इरोजन जो है, अब ये बोन मैरो इरोड नहीं होना चाहिए। ये बोन मैरो यदि इरोड होगा तो जब आप बूढ़े जैसी उम्र बढ़ते जाएगी तो ये बोन के प्रॉब्लम आएंगे आपको। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आपको 100 साल तक अच्छा हट्टा कट्टा जीना है। यदि 100 साल तक के हट्टा कट्टा जीना है तो ये बैलेंस रहना चाहिए। यदि बैलेंस बिगड़ गया तो फिर आप हट्टा कट्टा नहीं जी सकेंगे, फिर हमको बोन के प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए दोस्तों ये खाने में हमारा बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए इसको हम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा ला? डे टू डे लाइफ में ऐसा ला सकते हैं कि 2 बार खाना, 2 बार हम खाना। सवेरे चाय नहीं, यदि चाय पीनी है तो उसमें शक्कर नहीं होना, दूध नहीं होना, क्योंकि दूध में भी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं आपको फर्स्ट लेवल, आई एम गोइंग टू टेल यू इन 3 लेवल्स। फर्स्ट लेवल इज वेरी स्ट्रिक्ट लेवल, ओके, जिनको एकदम बहुत स्ट्रिक्टली करना। सेकेंड लेवल इज नॉट सो स्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड लेवल इज मेंटेनेंस लेवल, ओके। अब पहले मैं स्ट्रिक्ट लेवल बोलता हूं। यदि आपको ये सब चीज आपके जीवन में लाना है और आपका डिटर्मिनेशन ये है कि नहीं अपन स्ट्रिक्टली इसको ला सकते, अपना वे ऑफ लाइफ ऐसा बना सकते, तो पहले लेवल पे आपने क्या करना चाहिए? पहले लेवल पे आपने ये ज्ञान अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे लिए इंसुलिन बहुत खराब है, इसलिए मैं इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होने दूंगा, लेकिन जब लगेगा तभी होने दूंगा। इंसुलिन नहीं रहा तो ब्रेन में ग्लूकोज कैसा मिलेगा? इसलिए कैसा करेंगे? 2 बार खाना खाएंगे। 2 बार अपना पक्का कर लो खाना, सवेरे का खाना, शाम का खाना, उसका टाइम पक्का कर लो, जो भी टाइम है वो पक्का करो, लेकिन 2 ही बार खाना। अब जो 2 खाने हैं इसमें एक खाना जो है वो कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना रहना चाहिए, दूसरा खाना है वो नॉर्मल खाना रहना चाहिए। नॉर्मल खाना उसको बोलेंगे रिवॉर्ड मील, और पहला वाला लो कार्बोहाइड्रेट खाना, वो कुछ भी रखो। वो शाम का आप लो कार्बोहाइड्रेट रखे तो पहला नॉर्मल रख सकते हैं, पहला लो कार्बोहाइड्रेट रखे तो शाम का नॉर्मल रख सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट वालों के लिए है, स्ट्रिक्ट वालों के लिए, जिनको एकदम 1 महीने में जिनको परिणाम देखना है उनके लिए। अभी वो ये है क्या बिरला है क्या मनोज? यहाँ मनोज बिरला है यहाँ? बिन्नू नहीं, बिन्नू से मनोज बिरला का ज्यादा 16 किलो हुआ ना कम। वो मनोज बिरला है, उसने इतना स्ट्रिक्टली किया कि he lost 16 kgs by nothing, only 2 meals। तो ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि 2 बार खाना खाने का,
2 बार खाना खाने का, और 2 बार में पहला खाना जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा खाना नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट। और ये जो खाने हैं ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ये दोनों खाने में फैट्स होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखना, दोनों खाने में फैट्स होने चाहिए। यदि ये खानों में आप फैट्स और प्रोटीन्स नहीं रखेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे, बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ, ओम प्रकाश साहेब तो हाँ, अच्छा करो, याचं किती कमी झालं? 8 किलो, किती दिवसात? 3। ये तो इनका 3 महीने में 8 किलो कम हो गया। 3 महीने में 8 किलो कम हो गया। वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये मैंने स्ट्रिक्ट वालों के लिए बोला कि जिनको बहुत एकदम तकलीफ, लेकिन इसमें तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि आप खा सकते, जो भी होना आप खा सकते। यानी आपको जिलेबी खाने की इच्छा है तो जिलेबी खा सकते। घी तो हमारा परमिटेड ही हमारे फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई घी बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरनपोली में खाते, इतना नहीं। कोई भी चीज का अतिरिक्त मत करो, कोई भी चीज का अतिरिक्त नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं वो रोटी को भी घी मत लगाओ, दाल के ऊपर भी घी मत लगाओ, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना ध्यान में रखना, when the levels of insulin in your body are low, fat metabolism is different than when the level of insulin is high in your blood. तो इसलिए फैट को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं यदि इंसुलिन की लेवल लो रही तो। हाँ, अभी देखिए, तो ऐसा आप 2 टाइम का खाना कीजिए, 2 खानों के बीच में कुछ भी नहीं, नथिंग। प्रसाद भी दिया तो इधर डाल के घर ले आना खाने टाइम का, क्योंकि अपना सब प्रसाद कार्बोहाइड्रेट है, सब प्रसाद कार्बोहाइड्रेट। और मराठी लोगों का उपवास तो सबसे जोरदार उपवास है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा उस दिन खाना पड़ता, एंड दैट इज ऑल कार्बोहाइड्रेट, साबूदाना, भगर, रताड़ा, और बाप रे। तो ये तो प्रसाद किसी ने दिया तो उसको उधर फंस करने की जरूरत नहीं है। किसी ने प्रसाद दिया तो प्रसाद ले लेना चाहिए, लेकिन अपने धर्मशास्त्र में प्रसाद जिस समय दिया उसी समय खाओ, इसका कोई आधार नहीं। वो स्वामी है ना, हाँ, यू हैव टू रिसीव द प्रसाद, ये स्वामी ने एंडोर्स कर दिया। तो प्रसाद हैज टू बी रिसीव्ड, यू हैव टू रिसीव द प्रसाद एंड देन ब्रिंग दैट प्रसाद होम, एंड व्हेन यू आर हैविंग योर मील ईट द प्रसाद। तो क्योंकि नहीं तो प्रसाद से क्या होगा, वो प्रसाद से नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कुछ हमारे जैसे लोग जितने इतना घूमते रहेंगे तो प्रसाद से कार्बो इंसुलिन कनेक्शन टूट जाएगा ना, टूटा हुआ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट लाइक दिस। नो, बिकॉज यू आर हैविंग वॉट एवर यू वांट। ये जो डाइटिंग के प्रैंक्स है, आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइटिंग, तो मैंने डाइटिंग के प्रैंक्स देखे हैं। तो ये जो टाइम्स है डाइटिंग के, तो ये डाइटिंग के टाइम्स जो है उससे सफर नहीं करना पड़ता। ये मत खाओ वो मत खाओ की झंझट नहीं है। जो अच्छा लगता वो हम लोग खा सकते, लेकिन सिर्फ 2 टाइम। ये सबसे बुरा क्या है, फॉर बता रहा हूं मैं, जो कुछ बोल रहा हूं दिस इज फॉर अ नॉर्मल मैन, वन हु हैज नॉट गॉट एनी डिजीज। इतना ध्यान में रखना। My talk is for normal people. It's a preventive talk, है ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन का टॉक है, इट इज नॉट थेरेप्यूटिक मेडिसिन। जिनको कुछ बीमारी हो गई है उनके लिए अलग कंसल्टेशन रहेगा, और पेशेंट्स को ऐसा पब्लिक हॉल में नहीं बता सकते, क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। सो माय टॉक इज फॉर प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन फ्रॉम डायबिटीज, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट अटैक, प्रिवेंशन फ्रॉम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस, प्रिवेंशन फ्रॉम ब्रेन डिजीजेस, ये है। तो इसलिए ये जब आप करेंगे तो दोनों टाइम यदि खाएंगे तो दोनों टाइम इंसुलिन बनेगा, और जो आप खाएंगे वो उसमें इंसुलिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इंसुलिन का डिग्रेडेशन होएगा, वो ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा, प्रोटीन के जगह प्रोटीन काम करेगा, फैट के जगह फैट काम करेगा, और आपका वजन जो है, एक्सेस फैट जो है वो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। खाना खाने के बाद इंसुलिन एक बार कम हो गया अपना काम करके, उसके बाद ग्लूकागॉन, इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो ग्लूकागॉन सिक्रीशन होएगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन हुए बराबर ये ग्लूकागॉन अपना काम करेगा, जहां जहां फैट है वहां फैट को मोबिलाइज करके वो चला देगा।
तो इसलिए आप बिल्कुल ट्रिम रहेंगे। केवल ट्रिम रहना म्हणजे फिटनेस नहीं है। बहुत लोग ट्रिम है, बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारा वजन कम हो गया, वजन कम हो गया करके आप फिट है क्या? नहीं। वजन कम होने के साथ में आपको फिटनेस की दूसरी चीजें भी, दूसरे चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब ये कार्बो इंसुलिन कनेक्शन को आपने तोड़ा, ये तोड़ने के कारण आपके 55% तो फायदे पहले ही हो गए। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनेगा, आपके रिस्क फैक्टर जो है, फैट रिलेटेड रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएंगे। इंसुलिन यदि शरीर में नहीं रहेगा तो ये जो प्लाक उसमें रहता है ना, वो आर्टरी में जो प्लाक रहता है वो प्लाक का डिपोजिशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन प्लाक डज नॉट गेट डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज। ये आर्टरीज में जो प्लाक रहता है ना वो फैट का, वो डिपोजिशन नहीं होता, इंसुलिन नहीं रहा तो आप उससे बच गए। तो ये सब इंसुलिन के फायदे हो गए। लेकिन उसके अलावा दूसरी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है क्या? आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। आपको फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे और वे रेगुलर एक्सरसाइजेस में भी बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे हार्ट है, हार्ट मसल है, एक मसल है 72 बार 1 मिनट में वो बीट करती है। कितनी स्ट्रांग है, यानी पूरे उम्र भर में कितनी बीट करती होंगी वो, पहले ही मसल स्ट्रांग है। ऐसे स्ट्रांग मसल को ट्रेनिंग देना, ये हाथ में मान लो हमने एक डंबल लिया और ऐसा ऐसा किया तो इसको बाइसेप्स को ट्रेनिंग मिलेगा ना, वैसा हार्ट के मसल को ट्रेनिंग देना है तो वो ट्रेनिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस से मिलता है। और ये एरोबिक एक्सरसाइजेस आपको जरूरत है कि कम से कम 20 मिनट आपने अपना हार्ट रेट जो है वो प्रेडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट के 85% तक ले जाना चाहिए और 20 मिनट बीटिंग रखना चाहिए हफ्ते में कम से कम 4 बार। प्रेडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट म्हणजे क्या? तो प्रेडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट म्हणजे 220 माइनस एज। जिसकी उम्र 40 साल की है उसने 220 में से 40 माइनस कर दो तो 180 हो गए, 180 के 85% कर दो तो 155 हो गए। इसका मतलब उसने अपने हार्ट को 155 बीट तक के ले जाना चाहिए और कम से कम 20 मिनट बीट करते रखना चाहिए, तभी हार्ट मसल को ट्रेनिंग इफेक्ट मिलेगा। इससे आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। इसलिए ये भाषण हो गया, उसकी कैसेट्स भी अवेलेबल है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। इसकी ये जो टेबल्स है ये राजू एकलकर के पास में अवेलेबल है। हमने ये टेबल्स बनाए थे पहले साल जब अपन ने मूवमेंट चालू की थी, तो ये टेबल्स बनाए थे। आपको पॉइंट सिस्टम क्या है, कितने पॉइंट लेना है, हफ्ते में कितने बार एक्सरसाइज करना है और ये एक्सरसाइज के लिए आपको कितना चलने से कितने पॉइंट मिलेंगे, ऐसे बुकलेट्स बनाए थे नागपुर फिटनेस मूवमेंट के। वो राजू अकोलकर का टेलीफोन नंबर आपको दिया है ना, वो उधर में उनके पास में ये अवेलेबल है, आप उनसे ले लेना जब भी लगते। तो इसमें ये सब पॉइंट्स है। तो इससे आपका हार्ट फिट रहेगा। फिर आपको बोन इरोजन प्रिवेंट करना है। बोन इरोजन यदि आपको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या करना है? आपके बोन को लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस देना है। ये जो बोन है, ये बोन हर आदमी में हर साल आधा % इरोड हो जाता है 40 साल के बाद। तो जब आप 70 साल के 80 साल के हो जाते तो उससे आपका बोन मास 20% कम हो गया रहता। 40 साल में आपका बोन मास मान लीजिए 50 किलो बोन का वजन है, तो जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो 40 किलो बोन रहेगा, 10 किलो बोन 20 साल में इरोड हो जाएगा। पर ये बोन इरोजन रुक सकता है। कैसे रुक सकता है? यदि आप ये आपके बोन्स को हफ्ते में 4 बार, कम से कम 4 बार लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस देंगे तो बोन मैरो इरोजन बंद होएगा। अब ये लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस कैसे आते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से आते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि मान लीजिए आप ये एक डंबल लो, मैं आपको कुछ भी चीज ऐसी नहीं बताता हूं कि जो आप घर में नहीं कर सके, जिसके लिए आपको जिम में जाना पड़े। कोई जिम की जरूरत नहीं। यदि कोई जिम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्य आदमी जो जिम में नहीं जा सकता ये सारी चीजें घर में रह के कर सकता। तो इसलिए डंबल है, डंबल और बारबेल, ये 2 चीजें यदि आपने ले ली तो वो तो आपके पोते तक के आपको पुरेंगी, क्योंकि लोहे की रहती, वो खराब ही नहीं होती। तो डंबल मान लो आपने लिया, तो ये डंबल को आप रख के आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं,
इससे ये बोन्स को लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मिलता है। उसमें उसके साथ साथ आपको इन सब बोन्स को ऐसा देना पड़ता है। आप जैसे ये है, आप बैठे हैं या खड़े हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने दिया तो यहां इंपैक्ट आ गया, यहां इंपैक्ट आ गया। वैसे यहां 10 बार करो, वहां ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे पूरे बोन्स को आप थोड़ा इंपैक्ट देना। 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट नहीं लगते। लेकिन ये 5 मिनट में जिस दिन आप 5 मिनट खर्चा करके आपके बोन्स को लो इंपैक्ट देंगे, उस दिन बोन का इरोजन 0 रहता है, स्टॉप होता है। ये बहुत जरूरी है। और ये बोन का आप देखो कैसा रिलेट, एवरीथिंग इज सो रिलेटेड कि बोन का इंपैक्ट, लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस बोन को देने से बोन इरोजन स्टॉप होता, लेकिन आपकी सब मसल्स बोन से निकली हुई है। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन द मसल्स आल्सो। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, समझ लीजिए। ये स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे मणके रखे हुए हैं। ये जो मणके रखे हैं, नहीं कि मैं अपन 1 मिनट, इसमें है क्या बात? तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर ऐसे मणके रखे हुए वर्टेब्रास। अब ये वर्टेब्रास काय से एक दूसरे के ऊपर में पक्के क्यों रहते? क्योंकि आजू बाजू के मसल्स हैं, ये मसल्स उनको अपने जगह पे रखते हैं। अब ये मसल्स को आप एक्सरसाइज यदि नहीं देंगे तो इसका टोन कम हो जाएगा, तो आगे पीछे सरकेंगे। वो आगे पीछे सरकेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लिप डिस्क हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपके सब मसल्स को एक्सरसाइज देना। जो भी मसल्स है, ये सब मसल्स को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज मिलना चाहिए ताकि ये मसल का टोन बना रहे। अब जैसे हमारी गर्दन है, जब हम, ये गर्दन कैसी थी? ये ऐसी म्हणजे रिलैक्स्ड है। ये गर्दन जब ऐसी रहती तो रिलैक्स रहती, लेकिन अभी जो यदि ऐसी है तो रिलैक्स है, काम नहीं कर रही है ये। लेकिन हम यदि ऐसे हैं तो इसका मतलब गर्दन काम कर रही है। काम कर रही है मैंने इसका टोन, इसको यदि हम एक्सरसाइज नहीं देंगे और उसको काम कराएंगे तो इसका टोन खत्म हो जाएगा ना। और फिर हम टेबल पे बैठ के जब काम करके ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा ये गर्दन को कितना अन्याय हम गर्दन के ऊपर कर रहे हैं। तो ये गर्दन फिर हमारा बदला लेगी ना, तो इधर लगा के हमको ऐसा घूमना पड़ेगा फिर। तो यू कैन प्रिवेंट दैट, यू कैन प्रिवेंट दैट। इसलिए ये गर्दन की एक्सरसाइज, ये इधर ये ऐसा लगा के उसको, इसको ये करके नीचे करना, इसको दबा के ऐसा करना, ये नहीं, इसको एक्सरसाइज मिल जाएगा। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सब चीजें जो है, डंबल्स और बारबेल्स लेके जो चीजें है, जिम में जाने की जरूरत में अपने घर में हो सकती है। लेकिन क्या होना? डेडिकेशन होना। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइजेस आप करेंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस से आपके ये जो मसल्स है वो मसल्स बनेंगी। और ये मसल्स जो है, जो आपके ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर ब्लड। इफ यू डोंट गेट इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर ब्लड विल डिक्रीज, and then that will rise to deposition of fat, middle age syndrome, less sexual activity। ये जो मिडिल एज सिंड्रोम है, तो ये मिडिल एज सिंड्रोम आज हम पूरा दिख रहा है सब जगह, पूरे सोसाइटी में, ऑल थ्रू आउट, पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन एरियाज। बिकॉज ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हम लोग टोटली एक्सरसाइजेस से दूर हैं। इसलिए ये जितने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है। अब इसके साथ साथ होना स्ट्रेचिंग वाला, उसमें योग का रेलेवेंस है। योग का रेलेवेंस इतना ज्यादा है, अमेरिका में अभी हम लोग वहां थे, ये टाइम का वो इश्यू निकला, ये टाइम का इश्यू निकला है योग के ऊपर में, टाइम का इश्यू। ये कब का है? ये मैंने वहां न्यूयॉर्क में लिया था, 17 मई का, 17 मई 2001।
का इश्यू है, समझ। हाँ, इसमें इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन आई है कि अमेरिका में 7.5 करोड़ लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7.5 करोड़ लोग अमेरिका में योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन 7.5 करोड़ लोगों में इतने योगा और योगी और योगिनी है, एक भी इंडियन नाम नहीं है। अमेरिका में आप बुक शॉप में जाएंगे और योगा की इतनी किताब रहेंगी, लेकिन एक भी किताब इंडियन ऑथर की नहीं है, एक्सेप्ट बीके सैयंगार की किताब और एक दो छोड़े। तो योगा की किताब कोई इंडियन नहीं है, और जितने योगी और योगी है अमेरिका में, और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ऐसा एक शहर नहीं है कि जिसमें कोई योगी या योगी नहीं है, पर सब अमेरिकन नाम है। और they have made yoga into a nice commercial packet and they have sold it to the whole country. इसमें सिर्फ बोला है कि योगा has got history of 5,000 years in India, otherwise there is no reference about India in this whole article, because they have अपना योगा ले लिया, उनका मॉडल बना लिया। और 24.5 कोटी है लोक संख्या अमेरिका की, और 7.5 कोटी लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं अमेरिका में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है योगा की। इसलिए मैं लोगों को बोलते रहता हूं कि ये बहुत अच्छा आइटम है, जिनको वहां जाने का है, यहां बढ़िया ले, ये यूनिवर्सिटी में योगा के कोर्सेज वगैरह अभी चालू हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटीज के योगा के कोर्सेज करो, वहां 5 फिगर सैलरी है, पहले दिन से 5 फिगर 6 फिगर सैलरी हो जाती अमेरिका में योगा से लेके। तो ये योगा का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमारा फिटनेस का है, ये फिटनेस में कार्बो इंसुलिन कनेक्शन को ब्रेक करना, उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना। प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने में एरोबिक एक्सरसाइजेस 20 मिनट हफ्ते में 4 दिन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 4 दिन, उसके साथ साथ ये स्ट्रेचिंग जिसमें योगा का रेलेवेंस है। तो ऐसा ये पूरा पैकेज होना चाहिए, तो ही उसमें आपको फिटनेस मिलेगी। एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा होनी चाहिए, उससे कम एक्सरसाइज जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपके 24 घंटे में 1 घंटा आपको हफ्ते में 4 दिन देने का है, और एक्सरसाइज आपका 1 घंटे का होना चाहिए, जिसमें 20 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि एरोबिक एक्सरसाइजेस पहले करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाद में करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी पहले किया तो चलता, एरोबिक एक्सरसाइज बाद में किया तो चलता, लेकिन 20 मिनट का एरोबिक एक्सरसाइज आपको मिलना चाहिए, वो लेवल का। उसके बाद ये जो स्ट्रेचिंग वगैरह जो है, तो ये स्ट्रेचिंग उसमें आना चाहिए। ऐसा पूरा 1 घंटे का पूरा पैकेट उसमें रहना चाहिए, पैकेज रहना चाहिए। अब उसके साथ साथ आप वॉकिंग एरोबिक मध्ये, वॉकिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस मध्ये, वॉकिंग, सायकलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हे सगळे एरोबिक एक्सरसाइजेस मध्ये। जिसके पास टाइम है वो वॉकिंग कर सकता, जिसके पास टाइम कम है वो रनिंग कर सकता। तो वो चार्ट्स बने हुए हैं, ये अपना इसके ऊपर में लेक्चर हो गया है, इसलिए उसको अपन डायलाइट नहीं कर रहे। तो ये आपका पैकेट है। और इसके अलावा आपको आपके माइंड और ब्रेन को एक्सरसाइज देना है। दिस इज माय लास्ट पॉइंट, और दैट इज द इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट। अभी जैसा है, आपने क्या देखा कि जो उम्र में बढ़ जाते हैं उनको स्मृति भ्रंश होना चालू हो जाता। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी मैं भूल रहा हूं, ये भूल रहा हूं, वो भूल रहा हूं, उम्र बढ़ रही है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, और ऐसा भी पता चला है कि उम्र के 65वें साल के बाद यदि आप ब्रेन को एक्सरसाइज देना चालू करें तो आपको स्मृति भ्रंश, ये अल्जाइमर डिजीज जैसे डिजीजेस है जिसमें स्मृति भ्रंश होता है, पर्टिकुलरली अल्जाइमर का रेफरेंस आया है। तो ये जो बुढ़ापे के जो बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से आप बच सकते हैं यदि आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने इंटेलेक्ट को भी एक्सरसाइज देंगे, ब्रेन को एक्सरसाइज देंगे। अब ब्रेन को एक्सरसाइज देना मैंने क्या,
ब्रेन को एक्सरसाइजेस देना ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बहुत सुंदर किताब निकलते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ये क्लिनिकल एविडेंस नाम की किताब साल में 2 बार पब्लिश करते हैं। क्लिनिकल एविडेंस 2 बार, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। ये क्या करते हैं कि पूरे दुनिया में जो स्टडीज हो रही है मेडिसिन के फील्ड में, और वो स्टडीज में जो एविडेंस मिला, वो एविडेंस को पब्लिश किया। जो चीज का एविडेंस नहीं है वो इसमें नहीं आता। दिस इज अ वंडरफुल बुक टू बी रेफर्ड, कि जो भी चीज हम बोलते हैं उसका एविडेंस है क्या। जो भी फील्ड, जो भी चीज मेडिकल फील्ड में बोली जाती है, व्हाट इज द एविडेंस, एंड दीज आर द बुक्स विच ब्रिंग एविडेंस टू यू। और साल में 2 बार पब्लिश करते हैं लोग। अब ये क्लिनिकल एविडेंस में आया कि आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दे सकते हैं। और ये ब्रेन को कैसा एक्सरसाइज दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन को एक्सरसाइज देने की कुछ जो चीजें, उसमें से 2 चीज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी। और मैंने सोचा कि मैं 65 साल का जब होऊंगा तब करूंगा चालू। और जो वो 60 में कर सकते ना अपन चालू, 65 के लिए क्यों रुकना। 60 में लोग रिटायर कर देते ना अपने लोगों को, तो 60 में हम लोग चालू कर सकते। अब ऐसा है, उन्होंने कहा कि एनीथिंग विच यू हैव नॉट डन थ्रू आउट योर लाइफ यू मस्ट स्टार्ट न्यू। दैट इज एन एक्सरसाइज टू योर ब्रेन। और उसमें उन्होंने लिखा लाइक राइटिंग बाय द लेफ्ट हैंड। यानी अपन राइट हैंड से लिख रहे हैं तो अपने ब्रेन को आदत राइट हैंड की है। लेफ्ट हैंड से कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं लिख सकता लेफ्ट हैंड से। यानी ऐसा जीरो भी नहीं निकाल सकता प्रॉपरली, बिकॉज माय ब्रेन डजंट नो टू राइट बाय द लेफ्ट हैंड। जैसे 60 साल के हो गए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर दूंगा। ये बंद हाथ, राइट हैंड बंद, सबसे शेक हैंड लेफ्ट हैंड से, एवरीथिंग बाय माय हैंड। तो लेफ्ट हैंड से लिख रहे। तो दिस इज एन एक्सरसाइज टू द ब्रेन, बिकॉज नाउ द ब्रेन इज लर्निंग व्हाट इट डिड नो फॉर द लास्ट 60 years, सो द ब्रेन गेट्स एक्सरसाइजेस। देन दूसरा उन्होंने बोला लाइक बहुत एक्सरसाइजेस है, फिर राइट टाइम पे हम और निकालेंगे आपके लिए एक्सरसाइजेस फिटनेस मूवमेंट में। अभी ये जो एविडेंस में मैंने पढ़ा उतना ही बोल रहा हूं। उन्होंने बोला अनदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच यू कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 30 is learning a new language. Learning a new language. अब मैंने सोचा learning a new language, मैंने सोचा कि क्या अपन ये करेंगे। अभी भारत की सभी भाषा संस्कृत बेस्ड है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं लगती वो लैंग्वेज लर्न करने में, क्योंकि हिंदी, मराठी, एवरीथिंग रूट्स, यू नो, संस्कृत सच अ वंडरफुल लैंग्वेज, इतने रूट्स एंड इट्स द ओनली डिराइवेबल लैंग्वेज। तो मैंने सोचा कि हम क्या, कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो मैंने मेरे लिए डिसाइड किया, आप अपना डिसाइड करना, कि मैं चीनी भाषा पढ़ने वाला हूं 60 साल का होने का। चीनी बहुत वंडरफुल भाषा है, क्योंकि चीनी भाषा में 4000 चित्र है, चित्र। और वो चित्र जो है इट्स अ पिक्टोरियल लैंग्वेज। पिक्टोरियल लैंग्वेज रहने के कारण क्या है कि वो चित्र आप अपने भाषा में बोल सकते। जैसे क्या है, उसको फोनेटिक साउंड नहीं है। जैसे ये इक्वल रहता ना अपना, इक्वल, ऐसे 2 लाइन अपन ने की इक्वल, इक्वल का जो है उसको फोनेटिक साउंड नहीं है। जैसे AND अपन ने लिखा तो इट हैज गॉट अ फोनेटिक साउंड कॉल्ड एंड, तो एंड ही बोलना पड़ेगा AND लिखा तो, है ना, यानी फोनेटिक रिलेशन। लेकिन ये जो 2 लाइन लिखी उसको फोनेटिक साउंड नहीं है। इंग्लिश वाले इसको इक्वल बोलेंगे, हिंदी वाले उसको बराबर बोलेंगे, मराठी वाले उसको बरोबर बोलेंगे, है ना। तो ये 2 लाइन को तुम अपने लैंग्वेज में उसका साउंड निकाल सकते। तो ऐसा चीनी भाषा का जो चित्र है, मानो बुड़बुड़बुड़ू ऐसा चित्र है। ये चित्र को वो लोग शू बोलते हैं, हम लोग उसको ट्री बोलेंगे, मराठी लोग उसको झाड़ बोलेंगे, हिंदी लोग उसको वृक्ष बोलेंगे, या उर्दू लोग उसको तर्कत बोलेंगे। चित्र देख के अपनी अपनी भाषा में बोल सकते ना। तो चीनी भाषा के 400 चित्र यदि हम लोगों ने याद कर लिए 60 साल के होने के बाद, और कोई परीक्षा की रिक्शा तो है नहीं झंझट, तो 60 साल के बाद याद करना है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिला है। और हम लोग चीनी भाषा में चीनी चित्र देखते हैं, अपनी अपनी भाषा में चीनी पढ़ सकेंगे ना, वो चीनी का आवाज निकालने की जरूरत नहीं। यानी यू विल लर्न द चीनी लैंग्वेज इन मराठी,
यानी चीनी को खाए मराठी में बोल रहे, क्या वंडरफुल है, such a wonderful thing. So I have decided for myself that I will learn Chini after I am. Another thing which I thought that I should learn after I am 60 is that ये संगीत, that I don't know, जो चीज अपने को मालूम नहीं वही तो पड़ेगा। तो ये संगीत के स्वर वो मेरे को कुछ समझते ही नहीं, वाह करते ना, तो कुछ भी मेरे को नहीं समझता उसका। लोग बोलते कि बहुत अच्छा है तो इसलिए अपने को बोलना पड़ता अच्छा, पर कैसे बोलेंगे क्लासिकल कोई चीज को अपन कैसा पूरा बोलेंगे, तो वो अच्छा है। अभी मैं गया था कोई संगीत वालों के इसमें, तो वो बहुत अच्छा लगा सब, उनका सब सुन के, पंडितों का वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा स्वर का ही, लेकिन अपने को उसका कुछ याद आता नहीं, तो सोचा कि ये अपन पढ़ेंगे, यानी न्यू एक्टिविटी टू गिव। अभी ऐसा है, दिस फिटनेस मूवमेंट गिव्स यू अ मैसेज नाउ, ईच वन डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यदि you can't decide, then there is the Brahma Sutra, then there is Panini. Biggest exercise for the brain is Panini. पाणिनि के जो सूत्र है, पाणिनि के 4000 सूत्र है, 4000 ना, 4000 सूत्र। ये 4000 सूत्र इको यण ची, यानी इसको कुछ पता नहीं चलता, इको यण ची, इक यण अची, यानी कौन सी संधि होती है, तो इस तरीके का सूत्र है। तो जो पाणिनि, वंडरफुल एक्सरसाइज टू लर्न पाणिनि इज सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज। आई कांट लर्न पाणिनि बिकॉज आई एम लर्निंग इट नाउ विद स्वामी। सो इसलिए ये सब चीजें आप ध्यान में रखना, या जो लोग 60 साल के हो गए कुछ तो भी नया चालू कर दो, बिकॉज वी वांट यू टू लिव फॉर 100 ईयर्स। 60 साल वालों को अपने को पूरा 100 तक के ले जाना है अपनी फिटनेस मूवमेंट। तो दोस्तों ऐसा ये ब्रेन के एक्सरसाइजेस का है। दूसरा, ये जो स्पिरिचुअल बैठक है, भगवत गीता, उपनिषद, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, ब्रह्मसूत्र, ये जो चीजें अपने अपने स्टेजेस में ऊपर जाती है, तो ये चीज की यदि हमारा फाउंडेशन यदि इन चीजों से बना हुआ है, तो ये जो डिप्रेशन नाम की चीज है ना, उसमें आदमी कभी जा ही नहीं सकता। ये अभी मॉडर्न एरा के ट्रबल्स है। यानी हमारे बचपन में तो पूरे नागपुर में आई डोंट थिंक देयर वाज कोई साइकियाट्रिस्ट था ही नहीं, वो एक डॉक्टर मुजावर बाद में थे सिर्फ, है ना, अभी भी है वो, पर वही थे हमारे बचपन में। अभी कितने साइकियाट्रिस्ट नागपुर में आ गए, एवरीबॉडी इज फ्लरिशिंग। सो व्हाट इज दिस? दिस सजेस्ट कि ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है, ये इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बड़े पैमाने में हमारी सोसाइटी में आ गए हैं। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम से यदि हम लोगों को बचना है, तो हमारी आध्यात्मिक बैठक जो है वो पक्की रहनी चाहिए, हमारा आध्यात्मिक फाउंडेशन जो है वो बहुत पक्का रहना चाहिए। इसलिए अपने शहर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मंदिर है, गीता मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है इधर चल रहे हैं। और अभी आर्ष विज्ञान गुरुकुलम स्वामी जी ने चालू किया है, और स्वामी जी का यहाँ पोस्टिंग हुआ है इसके लिए, वो भी नंबर लिख लीजिए 247404। और ये अभी अंबाझरी हिल टॉप पे है, अभी वो जंगल में चले जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन अभी अंबाझरी हिल टॉप पे ये गुरुकुलम है, जहां पर स्वामिनी है जो आपको बीइंग अ मेडिकल वुमन शी कैन गाइड यू इन ऑल दीज मेडिकल थिंग्स, एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल वुमन शी कैन गाइड यू इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये उनका नंबर आप लिख लीजिए। तो ये नंबर में आप उनको कांटेक्ट कर सकते। तो वहां पर कोर्सेस चलते हैं, उपनिषद के कोर्सेस अलग है, ब्रह्मसूत्र के कोर्सेस अलग है, और अभी बहुत लोग वहां आते हैं, तो इसलिए वो पूरे टाइम का डिवीजन करना पड़ता। भगवत गीता के कोर्सेस है, तो ऐसे सब कोर्सेस है। तो और ये सब चीजें क्या है, क्या हो जाता कि हम लोग क्या सोचते हैं रिटायर होंगे तब देखेंगे, और रिटायर होंगे तब देखने में टाइम निकल जाता। यानी ये राइट एज टू गेट इनटू दिस is once you no age, the younger you are the better। इसलिए यदि पहले से आपके राइट एज में आप लोग आ गए और ये स्पिरिचुअल बैठक आपकी हो गई, तो ये बड़े पैमाने पर आप ये सब स्पिरिचुअल अंग जो है आपका, उसका आप विकास कर सकेंगे।
तो ये जो अपना कुठे गेलं, तो ये जो उसका पैकेज है फिटनेस का, यही मैसेज हमको लोगों को देना है। अभी बहुत लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे तो उनको हमने कंसोलिडेट करके ये मैंने जो आपको बताया उसमें आ गए। अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ लोगों के हैं, उसको मैं बताता हूं, उसको क्लैरिफाई करता हूं। किसी ने पूछा कि हाउ डू यू चेक द इंसुलिन लेवल्स। अब इंसुलिन लेवल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि चेक करना है यू कैन गिव योर ब्लड टू एनी पैथोलॉजिस्ट, और यहां से वो लोग शायद रैनबैक्सी में भेजते मुंबई में, और फिर इंसुलिन लेवल चेक होती। लेकिन इंसुलिन लेवल की चेक करने की जरूरत नहीं है, काय को इतना पैसा खर्चा करना, चेक करके आपका लेवल मालूम करके आपको कोई उसमें कम ज्यादा होने वाला नहीं है, तो इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग। देन समबडी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन whether there is any literature on insulin and glucagon. Yes, there is immense amount of literature on insulin and glucagon. Or in any book on endocrinology you will get this literature. या आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलिए, ग्लूकागॉन में जाइए पूरा ग्लूकागॉन है, इंसुलिन में जाइए पूरा इंसुलिन आपको है। आप कोई याहू वो उसमें जाइए, सर्च इंजन में जाइए या एमएसएन सर्च इंजन में जाइए, वहां ग्लूकागॉन में डालिए, वहां कार्बो इंसुलिन कनेक्शन में डालिए, इंसुलिन में डालिए, यू विल गेट द होल लिटरेचर अवेलेबल। इफ यू डोंट गेट यू कैन अप्रोच राजू अकोलकर, ही विल गिव यू। फिर नॉर्मल रेंजेस, सब लोगों ने, किसी ने कहा है कि ये जो नॉर्मल रेंजेस है, हर चीज की नॉर्मल रेंज क्या है। अब इतनी चीजें हैं तो ये इतनी चीजों की जो नॉर्मल रेंज है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था किसी का कि नॉर्मल रेंज, कोलेस्टेरॉल की नॉर्मल रेंज क्या है। तो ये इतने बारीक अक्षर में ये दो है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से। तो ये भी राजू अकोलकर के पास दे सकेंगे, इफ यू वांट ही कैन मेक कॉपीज एंड गिव इट टू यू। इसमें नॉर्मल रीच रेंज ऑफ एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद द बॉडी इज हियर, ठीक है। तो इसमें से आपको सभी नॉर्मल रेंजेस मिलेंगे। तो इनका जो प्रश्न था जो मेरे पास में आया, उन्होंने पूछा कि कोलेस्टेरॉल की नॉर्मल रेंज क्या है। कोलेस्टेरॉल की नॉर्मल रेंज 150 टू 199 है, यानी 150 टू 200 के बीच में आपका कोलेस्टेरॉल रहना चाहिए। That is the normal range. So these are the standard normal range, which normal ranges which have been accepted by the WHO. तो ये था। फिर हाँ, एक जन का प्रश्न ऐसा है कि ये हम तो ये कर रहे हैं, कार्बो इंसुलिन कनेक्शन ब्रेक करने का फॉर्मूला कर रहे हैं, दोनों ही टाइम खाते, कम खाते, हमारा वजन भी कम हो रहा है, लेकिन चेहरा निस्तेज हो गया है। हाँ सही बात है, चेहरा निस्तेज हो गया है। और फिर चेहरा निस्तेज हो गया तो भाई बोलती नहीं वो तुम बंद कर दो, वो निस्तेज हो गया चेहरा। तो ये चेहरा निस्तेज, ऐसा चेहरा निस्तेज क्यों होता? यदि हमारा खाना बैलेंस्ड नहीं रहा तो चेहरा निस्तेज होता है। टोटली डिवाइड ऑफ फैट रहा तो चेहरा निस्तेज हो जाता। फिर ऐसा है कि जब पहले स्टेजेस में जब निकलता ना तो काफी पानी निकलता, ये जो अंदर में स्किन के अंदर में सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब जो चीजें हैं तो ये इन चीजों के कारण होता है। तो उसको ज्यादा कोई वरी करने की जरूरत नहीं। ये जो चेहरा निस्तेज हो जाएगा फिर से तेज आ जाएगा, एक बार आप उसमें सेट हो गए तो फिर से वो आ जाएगा उसमें तेज। लेकिन आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। इफ इट इज डिफिशिएंट इन फैट्स और प्रोटीन्स देन ये निस्तेजता जो है वो चेहरे में फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड। व्हाटएवर डाइट यू टेक इन स्पाइट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बो इंसुलिन कनेक्शन, तो वो जो है वो आपने मेंटेन करना चाहिए बैलेंस, तो आपका चेहरा निस्तेज नहीं होएगा। बट सी यू हैव टू हैव योर एक्सरसाइजेस, क्योंकि यू हैव टू गिव टोन टू द मसल। ये स्किन के नीचे भी अंदर में मसल्स रहती है बारीक बारीक, तो ये स्किन मसल के ऊपर ही रहता है। सो यू हैव टू गिव योर फेस जो है, देयर आर फेशियल मसल्स,
सो यू हैव टू गिव एक्सरसाइजेस टू एवरीथिंग। तो ये एक्सरसाइजेस यदि दिए तो आपका ये टोन जो है वो बड़ा रहेगा, तो फिर चेहरा निस्तेज नहीं। उसके आगे का प्रश्न था वजन बढ़ाने के लिए क्या, वो आप बता रहे वजन कम करना, वजन बढ़ाने के लिए क्या। ये बहुत अच्छा है, वजन बढ़ाने का बहुत अच्छा है। वजन ऐसा है, मैंने एग्जैक्टली वो किया कि मेरा प्रॉब्लम क्या था आफ्टर कैंसर कीमोथेरेपी, मेरा वजन 57 किलो हो गया था। 57 किलो वजन हो गया, फैट नहीं था, कुछ नहीं था, और फिर वजन बढ़ाना ये प्रोग्राम था। यानी मेरे सामने प्रॉब्लम ये था कि जो मैं लोगों को भाषण देता था वजन कम करने का, एग्जैक्टली उसके विरुद्ध मुझे करना पड़ा कि अभी वजन बढ़ाना। यानी वो समय ऐसा था कि रोज देखते थे कि आज कितना बढ़ा, आज 200 ग्राम बढ़ा, आज 100 ग्राम बढ़ा। यानी जितना वजन बढ़ेगा उतना अपन बच रहे ऐसा होगी ना भावना। तो ये वो टाइम था। तो इसलिए उस समय एग्जैक्टली हम उसके विरुद्ध करते थे जो हम बोल रहे हैं। तो राजश्री ने मेरे लिए 72 आइटम्स बनाए थे खाने के, क्योंकि वो नौशिया बहुत ज्यादा था कैंसर कीमोथेरेपी का। वो वॉमिटिंग के लिए वो बाल्टी बाजू में लेके ही बैठना पड़ता था खाना खाते समय, और एक चीज यदि खाए तो उसका नौशिया आ जाता था, तो उसको फिर से खा नहीं सकते थे। तो उसका नंबर 30 दिन के बाद आएगा तो ही खा सकेंगे ना। तो उसको बोलते ना हिक बैठना, या वो क्या उसको बोलते नौशिया उसका। तो इसलिए माय वाइफ हैड टू प्रिपेयर 72 लंच डिनर आइटम्स। यानी आज हमने एक चीज खाई, यानी गोभी की भाजी खाई, तो उसका नंबर 1 महीना बाद आना चाहिए। सवेरे के गोभी की भाजी, शाम को चौड़ी की भाजी, तो एकदम, तो उसको 72 आइटम्स बनाने पड़े खाने के, और 34 आइटम बनाने पड़े ब्रेकफास्ट के। तो हम नागपुर में फोन कर करके लोगों से रेसिपी लिए थे। हाँ, बिरडकर कैसा बनाना, कर्ड राइस कैसा बनाना, ऐसा लोगों के यहाँ। राजनाडर के घर फोन करके पूछा कर्ड राइस कैसा बनाना, वो देशमुख काकू के घर फोन करके पूछा बिरडर कैसा बनाना। सीकेपी लोग बिरडर बनाते ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा हमने ये किया। तो वजन कैसे बढ़ाना, एग्जैक्टली विरुद्ध करके। जितना ज्यादा टाइम कार्बोहाइड्रेट खा सकते उतना खाओ तो वजन बढ़ेगा। तो जितना तुम फैट खा सकते उतना फैट खाओ, और प्रोटीन खाओ। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे की है, पर किलो ऑफ बॉडी वेट। यदि हम 70 किलो के हैं तो हमको 70 किलो बॉडी को ठीक रखने के लिए प्रोटीन लगेगा, लेकिन हमको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। तो मैं जब बीमार था और मुझे वजन बढ़ाना था, तो मैं मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के 3 टाइम्स ज्यादा खाता था। 180 ग्राम मिनिमम प्रोटीन खाता था, और 180 ग्राम मिनिमम प्रोटीन खाना कोई सादी बात नहीं है। दिन भर खाते रहना पड़ता है ये प्रोटीन की चीजें। चने, फुटाने, सबसे ज्यादा चने में है, सबसे ज्यादा फुटाने में है, ये मूंगफली में है, सोयाबीन का पाउडर, और फिर प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेना पड़ता। तो इसलिए आपको वजन बढ़ाना है तो ज्यादा टाइम खाओ, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, ज्यादा प्रोटीन्स खाओ, ज्यादा फैट्स खाओ, तो आपका वजन जरूर बढ़ेगा। ये था। उसके बाद क्या बोला है, हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि आज तक के हम लोगों को बताया गया कि ये छोटे छोटे मील्स ज्यादा बार लो। अभी तो आप बोल रहे 2 बार मील्स लो, है ना, छोटे छोटे मील्स ज्यादा बार लो। तो पहले ऐसे था, ये छोटे छोटे मील्स ज्यादा बार लेने की थियरी किस चीज के ऊपर में बेस्ड थी? ये कैलोरीज कंजम्पशन के ऊपर में बेस्ड थी कि छोटा मील लेंगे तो कम कैलोरीज जाएंगी और वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो इसलिए स्टोरेज में नहीं जाएगा, स्टोरेज में नहीं जाएगा। हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़े तो यही बताते थे। क्या बताते थे कि बकरी दिन भर खाते रहती, मोटी नहीं होती, वो दिन भर खाते रहती, मोटी नहीं होती, और भैंस जो है 2 ही बार खाती, मोटी हो जाती, ऐसा बोलते थे, हाँ बताते थे। लेकिन उस समय ये सब कोई इंसुलिन का मैकेनिज्म लोगों को मालूम नहीं था, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ था, कुछ भी लोगों को मालूम नहीं था। और ऐसा इसमें रिसर्च हो गया, 7,55,000 लोगों के ऊपर का रिसर्च ये किताब में पब्लिश किया है उन लोगों ने, कि ऐसा हो गया कि ये छोटे छोटे वाला लोगों ने फॉलो किया ना, फिर भी लोग मोटे हुए। ये लोगों ने बताया कि नहीं, ये छोटे छोटे 2 बार खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे,
इसलिए थोड़ा थोड़ा मील आप 4 बार कम करके खाओ। लेकिन इसका परिणाम, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, इसका परिणाम वो ऐसा दिखा कि लाखों लोगों ने जो ये चीज फॉलो किया, सो दे पुट ऑन वेट, देयर वेट डिड नॉट डिक्रीज। So therefore there were studies made on this, why is it, why all these things which have been told to us were wrong, and therefore they made research and therefore new things have come up. तो इसलिए अभी यह छोटी छोटी चीजें थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार खाने वाली जो थियरी है वो थियरी काम नहीं करती। इसका ट्रायल 7,25,000 लोगों के ऊपर में हुआ है इसका ट्रायल, तो उसका स्टडी भी आया है कि ये ऐसा देखा गया कि ये जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एडवाइस जो था, ये एडवाइस जो है कन्वेंशनल एडवाइस कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 4 बार आप खाएंगे तो ज्यादा इंसुलिन आपके शरीर में आएगा। एंड अभी ये ढूंढ के निकाला है कि द मिस्चिफ मॉन्गर इज इंसुलिन। Mischief monger is not your food. Mischief monger is not the cholesterol. Mischief monger is not the calories. Mischief monger is the insulin only. So इसलिए ये स्टडी जो सामने आया है इसके बारे में। अब एक प्रश्न आया है ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में, whether brisk walking is very good. Brisk walking is very good. If you can do brisk walking, nothing like it. And brisk walking में ज्यादा कैलोरीज एक्सपेंड होते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस आपका ज्यादा बढ़ता। Somebody has asked, दवे साहब ने पूछा है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का हमने कितना, ऐसा है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में फाइनल अभी तक के लोगों को मालूम नहीं है। There is no finality about calcium metabolism. In fact, there is no need of taking any calcium as a supplement from outside for a normal human being, क्योंकि the body can do with low levels of calcium also and adapt, the body adapts itself. Therefore body का ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन conventionally people have been saying that you must take, जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका कोई एविडेंस नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसका there is no evidence. The clinical evidence has not said about it. There is no evidence, but they say you should have a supplement of 500 milligrams of calcium. डेली सप्लीमेंट ऑफ 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। तो वो कैल्शियम सैंडोज की वगैरह कोई भी कंपनी की गोली आती वो इसकी आप ले सकते। फिर किसी ने कहा कि बहुत सारी थेरेपीज है, तो कौन सा अपन ने करना चाहिए ना, हाइड्रोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज है। तो अब ऐसा, सिंस आई हैव नो पर्सनल नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दिस थेरेपीज आई कांट कमेंट ऑन इट। दीज आर इन द रेल्म्स ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन। तो अल्टरनेट मेडिसिन की ये थेरेपीज है, जिसको उसका बेनिफिट होता होगा उसका होता होगा। आई हैव नॉट अंडरगॉन एनी अदर थेरेपी देन द थेरेपी इन विच आई एम ट्रेन्ड। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं और मेरे को इंसिस्ट, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं और मेरे को इंसिस्ट करते कि नहीं ये अभी आपका जो ऐसा था ये आप ये कीजिए, इससे कैंसर ठीक हो जाता। मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, मैं ये एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रेंड हूं, उसमें पढ़ा हूं, और ये कैंसर जैसी मेरी बड़ी बीमारी ये मेडिसिन से ठीक भी हुई है। तो अब जिस चीज का मुझे अनुभव नहीं, जिस चीज का मुझे ट्रेनिंग नहीं, उसके बारे में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू कमेंट ईदर वे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ इट। So I can tell you about which I have personal experience and personal knowledge. तो इसलिए about any other therapy I can't tell. Somebody said hydrotherapy. अच्छा, हमारी medical allopathy में drinking lot of water is very good. Whatever amount of water you drink is very good. बाकी about water as a therapy I have absolutely no knowledge. But water is good for the body. This is what our field says. No. ये है ना, somebody has said, now two last questions. Somebody has said kindly highlight on sleep. Nice question. ऐसा है कि human being has got sleep cycles. तो sleep cycles ऐसे, हम तो जंगल में थे, हम जब जंगल में थे तो शिकार करके जीते थे। तो यदि हम दिन भर जगते और रात को सोते तो अब तक ह्यूमन रेस खत्म हो गई रहती। 6 लाख साल हम लोग जंगल में थे ना, तो 6 लाख साल जब हम जंगल में थे तो दिन भर
जगह रहते और रात को सोते तो ह्यूमन रेस वुड हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि शिकार तो अवेलेबल तो रात को ही रहती थी ना। तो इसलिए हमारे भगवान ने हमको स्लीप साइकिल्स दी है, स्लीप साइकिल्स। तो पूरे दिन में 7, 8, 4, 5 ऐसे स्लीप साइकिल्स रहती है, इंडिविजुअल वेरिएशंस है, पर बाय एंड लार्ज देयर आर अबाउट 7 to 8 स्लीप साइकिल्स थ्रू आउट द डे। तो रात में भी ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सोता और रात को एकदम सवेरे उठ जाता, वो ऐसा ट्रेनिंग से आ गया है। सो रात दिन भर जगना और काम करना और रात को सोना, ये हमने सिविलाइजेशन में ट्रेनिंग से, एवोल्यूशन से सीखा है। स्लीप इज अ लर्न्ड बिहेवियर, I mean, sleeping at night is a learned behavior. It is not an innate behavior. Innate behavior में हमारी sleep cycles है। रात भर भी हम पूरे टाइम नहीं सो सकते, थोड़ी देर सो के जाग आ जाती है, लेकिन कोई फिर से सो सकता है बिकॉज ऑफ हैबिट। तो इसलिए जो लोग सोचते कि नहीं मेरे को तो रात भर कंटिन्यूअस स्लीप नहीं आती, they must not worry at all. Absolutely no worry. Because if you can't sleep throughout the night, that is your innate nature, innate nature of the Homo sapiens. इसलिए don't have to worry. अब स्लीप साइकिल्स कभी भी है, जब भी आते सो जाओ। यदि आप भाषण सुन रहे इधर में स्लीप कोई सो गया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। वाइस चांसलर साहब ने सब सर्कुलर रोडे साहब ने निकाल के सब टीचर्स को भेज देना चाहिए कि भाई आपके क्लास में कोई सो गया तो नथिंग रॉन्ग, स्लीप साइकिल है, लर्न बिहेवियर है, nothing wrong. You must not be embarrassed if you sleep somewhere. I remember when I adore दयानंद सरस्वती जी like anything, लेकिन पिछले टाइम उनका जो भाषण था उसमें in the IMA hall, and we were so busy we could not sleep for 3-4 days, means sound sleep for 3-4 days. और वो उनका भाषण दे रहा था, in front of him I was in the first chair and slept. है ना, तो पाप था अपने गुरु के सामने सोना, लेकिन अब क्या करना, स्लीप साइकिल। So इसलिए डोंट वरी। ऐसा आपने ना वो कितना लिखते ना, वो somebody चीफ मिनिस्टर स्लीपिंग, लोग पेपर वाले फोटो दे देते, वो वाजपेयी जी को नींद आ जाती है, और देवेगौड़ा को तो परेशान हमने कर दिया हो इतना। तो फिर हम जोक करते थे। क्या हो गया, एक बार मैं राज्यसभा में था और वो देवेगौड़ा उधर से आए, वो बीच में कोई छुट्टी थी, उसमें आके मेरे ऐसा कंधे पे हाथ रख दिया और ऐसे बात करते रहे। तो किसी ने मेरे को बोला कि अरे देवेगौड़ा तो तुम्हारे कंधे पे इतना देर हाथ रख के निकाल ही नहीं रहे, तो तीसरा बोला मैंने हाथ रख के सो गए तो उनका जो स्लीपिंग ऐसा फेमस हो गया। पर वो यू जस्ट कांट अवॉइड इट। यानी चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, दे डोंट गेट स्लीप, so therefore they have their sleep cycles. So when you don't get sleep, then ये जो आपका innate nature है sleep cycle का, that comes up, and therefore then you tend to sleep. अब जैसे हम लोग आए get into the car and sleep. लोग मेरे को बोलते हैं देखो मैं अग्निहोत्री हूँ, मेरे परेड को उठना पड़ता, अग्निहोत्र के रिचुअल्स करना पड़ता, फिर वो स्लीप नहीं रहती, कभी कभी 3 बजे सोते 4:30 बजे उठना पड़ता, अभी इंटरनेट पे अपने को रिप्लाई करना पड़ता, इंटरनेट पे रात के टाइम में अपन बैठते, फिर स्लीप कैसी हुई। तो अभी जैसे कार में बैठे सो गए, कहीं उठ गए, प्रोग्राम के उधर आए उठ गए, तो ऐसा है। सो डोंट वरी अबाउट स्लीप। सेकेंड थिंग अबाउट स्लीप इज, ये जो स्पिरिचुअल बैठक आपने एक बार तैयार किया तो आपको एक knack you will develop not to carry your worries into the sleep. Once you learn not to carry your worries into the sleep, then you will get a sound sleep. Sound sleep. You must rationalize things before getting into sleep. कोई भी चीज which is bothering you, तो आपको नींद आने के पहले उसको rationalize कर देना चाहिए। उसको कोई ऐसा जो उसकी गुत्थी है, जो है गठान जो है, ये गठान उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो दिमाग में वो गठान गुत्थी छोड़ दो, and then you get into sleep, no problem. So this is the thing. And then the last one is program. What is the? इन्हीं अक्षर को समझ रहा है। आहार मात्रा का प्रमाण और मोटा किसे कहना चाहिए। वैसा मोटा यानी चार्ट है, अपने सेंट्रल इंडियन पॉपुलेशन के लिए चार्ट बने हुए हैं और 3 टाइप के पर्सनैलिटीज है, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो आपको देख के आपको लेबल कर दिया जाएगा कि यूर मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। फिर आपके हाइट वेट के टेबल्स रहेंगे। ये यदि आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच है
और 5 फीट 9 इंच वाले में तो आपका वजन कितना रहना चाहिए? 5 फीट 9 इंच वाले का वजन 68 किलो रहना चाहिए। तो 5 फीट 9 इंच हाइट है, 68 किलो आपका वजन है, तो दैट इज नॉर्मल। अब 68 के ऊपर जाएंगे 5% प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन यदि आप 68 किलो के ऊपर में आप मान लो 75 किलो हो गए तो यू आर मोटे हो गए, 80 किलो हो गए तो फिर मोटे हो गए, फिर 90 हो गए तो बहुत मोटे हो गए, 100 क्रॉस किए तो वही इन द डेंजर जोन। तो ये टेबल, तो इसको मोटा कहना चाहिए। तो ये टेबल्स आपको मिल जाएंगे राजू अकोलकर के पास। और आहार के मात्रा का प्रमाण, तो आहार के मात्रा का प्रमाण जो है ऐसा है, आप लोग जो काम में है कोई भी हेवी वर्क में नहीं है। अपन लोग जो काम में रहते हैं अपना सेडेंटरी वर्क रहता है, कंप्यूटर के सामने बैठना, ऑफिस में बैठना, इधर उधर बैठना, तो ये सब काम के लिए अपने को बिटवीन 1400 to 1600 कैलोरीज लगती, 1400 से 1600 कैलोरीज लगती, उससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लगती अपने को। फिर जैसा जैसा अपना काम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अपनी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। लेकिन अपने को 1400 से 1600 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज बहुत ज्यादा हो गई। तो 2000 कैलोरीज में आप अपना बैलेंस करना चाहिए। 33.5% फैट, 33.5% प्रोटीन और 33.5% कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओनली 2 meals so that insulin becomes 0 and then you can manage with it. So this is the मात्रा of an ideal आहार। उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है, अभी जैसे आपको मान लो यू वांट टू मेक योर बॉडी, then we'll advise you to eat more proteins. If you want to increase the bulk, then we'll advise you go up till 40% fat. We'll advise you. तो ऐसा है। So all these things will be available. So if you make your groups all over the city, ये सिटी में 10 ग्रुप्स हो गए, 20 ग्रुप्स हो गए अलग अलग लोकेलिटी में, तो आजू बाजू के लोग आ सकते हैं। तो 25 लोगों का ग्रुप हो गया तो विल कम देयर एंड टेल यू एंड एडवाइस यू। तो आप में से जो लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट राजू अकोलकर एंड देन विल बी एबल टू टेल यू। झालं का सगळं पुढे? झालं ना? सो these are all the questions we have which we had got and जिसको हमने कंसोलिडेट करके उसमें, हाँ ये क्या है, ये झालं ना राजू? हाँ